हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए 4th क्लास की एनसीईआरटी को। ये सेकंड वीडियो रहने वाली है हमारी इस सीरीज़ की, और अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने एक ही वीडियो में 3rd क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी को डिस्कस किया और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को हैप्पी दशहरा, सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों को सभी को यही विश करूंगी कि आप लोग सभी जो हैं एज अ स्टूडेंट अपनी जो भी आपके आसपास में नेगेटिविटी है उस पर विजय प्राप्त करें, हमेशा पॉजिटिव रहें और जो भी आपका एम है लाइफ का उस पर हमेशा फोकस्ड रहें। बस मेरी आप लोगों के लिए यही दुआ है कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए फोकस रहें और उसके अंदर आपको सफलता मिले। तो सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दशहरा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं ईवीएस की, तो ईवीएस की ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम 4th क्लास की एनसीईआरटी के कुछ 10 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे और उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करेंगे। जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम बीच में भी करेंगे और टॉपिक के एंड में भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे। तो इसीलिए आप लोग विदाउट स्किप किए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इस वीडियो की पीपीटी बनाने में मुझे कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं, फिर इसको रिकॉर्ड करने में 1 घंटा लगता है। और मुझे मतलब ये गजब की जो एक टैलेंट है वो समझ में नहीं आती कि 4 मिनट में ये वीडियो आप लोग पूरा कैसे देख लेते हैं। अगर आप लोग देख भी लेते हैं, चलिए अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के छोड़ रहे हैं तो मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बता दूँ, ये आप लिख के रख लीजिए कहीं पर कि वो स्क्रीनशॉट आपके कभी काम नहीं आने वाले हैं, वो फ़ोन में पड़े रहेंगे हमेशा। इसीलिए अपने खुद के नोट्स बनाइए, साथ साथ बैठ करके सुनते जाइए, एक बार अच्छे से बैठ के वीडियो को सुनिए, क्वेश्चंस को देखिए, सेकंड टाइम जब आप देखेंगे तो उसके नोट्स बनाइए साथ साथ में, वो आपके काम आएंगे। ट्रस्ट मी, ऑनेस्टली, बाकी चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली हैं। ठीक है, बाकी आप खुद डिसाइड करेंगे क्या करना है आपको। तो स्टार्ट करते हैं हम आज 4th की एनसीईआरटी हम कंप्लीट करेंगे। सेशन पसंद आने पर ज़रूर इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें। चलिए, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है आपका 4th क्लास की एनसीईआरटी का गोइंग टू स्कूल, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि बच्चे जो है वो अलग अलग स्टेट्स में किस किस तरीके से स्कूल जाते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। ये बहुत क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इस तरीके के क्वेश्चंस की उनको मैच करने के लिए दे देंगे। ठीक है, और नीचे आपके 4 ऑप्शन होंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इनसे बहुत बनते हैं आपके। ठीक है, ईवीएस में अगर मैं बात करूँ तो मैं खुद को हाइड कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे पूरी स्लाइड को। तो गोइंग टू स्कूल आपका जो चैप्टर है उसके अंदर में क्या है, आपका असम के बारे में बात की गई है कि असम में बच्चे बैम्बू और रोप ब्रिज के थ्रू स्कूल जाते हैं। ये नोट्स आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, बस ध्यान से एक बार सुनते जाइए, उसके बाद अपने नोट्स बना लेना आप लोग साथ साथ में। लद्दाख में बच्चे क्या है, ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। केरला में वल्लम नामक एक स्मॉल वुडन बोट होती है, लकड़ी की बोट होती है, जिसका इस्तेमाल करके बच्चे स्कूल जाते हैं। राजस्थान में कैमल कार्ट यानी कि ऊँट गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। गुजरात में बच्चे जुगाड़ नाम की एक चीज़ होती है जिसको इस्तेमाल करते हैं, जो मोटरसाइकिल की तरह होता है। ठीक है, जो प्लेन विलेजेस होते हैं उसमें आपकी बैलगाड़ी यूज़ होती है, बुलक कार्ट। नॉर्थन हिल्स में बच्चे जो हैं उनको बर्फ़ में चल करके स्कूल जाना पड़ता है। और उत्तराखंड के जो रास्ते होते हैं वो रॉकी और अनइवन होते हैं, यानी कि पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ रास्ते होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है किससे क्या रिलेट करता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया असम के लिए क्या हो गया आपका, असम के लिए बैम्बू और रोप ब्रिज हो गया आपका। वल्लम हो गई आपकी केरला में, ठीक है, लकड़ी की नाव। राजस्थान में आपका कैमल कार्ट हो गया। इसके अलावा आपका प्लेन एरियाज़ में ये आपका बैलगाड़ी हो गया। और गुजरात के लिए आपका, इसको हम बोलते हैं जो जुगाड़ बोलते हैं, जो आगे से इस तरीके से मोटरसाइकिल जैसा होता है और पीछे इसको ये लकड़ी से बनाया जाता है जिसमें कि काफ़ी बच्चे बैठ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये आपके सोर्सेज हैं जिससे बच्चे अलग अलग स्टेट्स में स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट चैप्टर है आपका इन सम एनिमल्स यू कैन सी द ईयर, इन सम यू कैन नॉट। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके कान आपको दिखाई देते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिनके कान आपको दिखाई नहीं देते हैं। वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर। ठीक है, पक्षियों के कान जो है वो दिखते नहीं हैं। अ बर्ड हैज़ टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ठीक है, जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फीदर, दे हेल्प द बर्ड टू हियर। ये पंखों से ढके हुए रहते हैं और इन्हीं की मदद से पक्षी जो है वो
सुनते हैं। तो आपको याद रखना है बर्ड्स के जो ईयर होते हैं वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उनके कान के दोनों तरफ जो छोटे छोटे छेद होते हैं वही आपके उनके ईयर्स होते हैं और वो पंखों से ढके रहते हैं। ठीक है, ये किस तरीके से आता है क्वेश्चन, पक्षियों के बारे में आपको 4 स्टेटमेंट दे दी जाएंगी, कहेंगे कौन सी सही है कौन सी गलत है आपकी। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे बोला गया है कि जो लिजर्ड्स होती हैं ये आर नॉट ईजिली विजिबल टू अस। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो बहुत ध्यान से देखने पर ही हमें दिखाई देते हैं, ईजिली हमें विजिबल नहीं होते हैं। दूसरा, क्रोकोडाइल भी इस तरीके के ईयर्स होते हैं जिनको हम वी कैन नॉट सी देम ईजिली। ठीक है, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से वो दिखाई नहीं देते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में 4 अगर आपको एनिमल्स के नाम दे दिया जाए, ठीक है, कि किन के ऐसे कान होते हैं जिनके कान हमें दिखाई नहीं देते हैं बट होते हैं, तो क्या होंगे, लिजर्ड और क्रोकोडाइल आपके उन ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो ये आपका रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पैटर्न की स्टोरी के बारे में, जो एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर स्किन। हम एनिमल्स को उनके स्किन के द्वारा रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन। जानवरों की खाल पर डिज़ाइन जो होते हैं, ये जो डिज़ाइन होते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं ना, ये उनके बाल होने के कारण होते हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है सीटेट में कि जो जानवरों के शरीर पर जो पैटर्न्स होते हैं वो किस वजह से होते हैं, तो ये उनकी स्किन पर जो हेयर्स होते हैं ना उसकी वजह से होते हैं। इसमें 4 ऑप्शन और होंगे कि क्लाइमेट की वजह से होते हैं, ठीक है, और इसी तरीके के डिज़ाइन होते हैं, और एक ऑप्शन में रहेगा कि उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उसकी वजह से होते हैं। ठीक है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका सीटेट में। ठीक है, यहाँ क्या बात हो रही है, देयर विल बी नो पैटर्न विजिबल टू अस इफ हेयर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी। वहाँ पे हमें कोई भी पैटर्न नज़र नहीं आएगा एनिमल्स की बॉडी पे अगर उनके हेयर्स को हटा दिया जाए, अगर उनके बालों को रिमूव कर दिया जाए। जैसे कि जेब्रा है, टाइगर है, डियर है, इनके शरीर पे जो आपको ये पैटर्न्स दिखाई देते हैं ना, इनको देख करके आप पहचान लेते हैं कि अच्छा ये जेब्रा है, ठीक है, ये आपका टाइगर है। तो ये आपको किसकी वजह से दिखाई जाते हैं, ये इनके हेयर्स की वजह से आपको पैटर्न्स दिखाई देते हैं। इनके हेयर्स को अगर रिमूव कर दिया जाए तो इनकी बॉडी पे कोई भी पैटर्न आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ जाते हैं, बर्थ स्टोरी। एनिमल्स की बर्थ स्टोरी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। दोज एनिमल्स हुज ईयर एंड हेयर्स आर विजिबल टू अस गिव्स बर्थ। जिन भी एनिमल्स के ईयर्स यानी कान और जो बाल हैं वो हमें दिखाई देते हैं, यानी जिनके कान होते हैं और जिनके शरीर पर बाल होते हैं वो एनिमल्स क्या है, वो बच्चे को जन्म देते हैं, गिव्स बर्थ। जैसे कि आपका काव हो गया, टाइगर हो गया, इनके ईयर्स भी हमें दिखाई देते हैं और इनके शरीर पर हेयर्स भी हमें दिखाई देते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये आपका क्या करेंगे, एक यंग वन को जन्म देंगे, एक बच्चे को जन्म देते हैं। दोज एनिमल्स हुज ईयर एंड हेयर्स नॉट विजिबल टू अस, जिनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते और जिनकी बॉडी पे हेयर्स विजिबल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं, लेज एग। जैसे कि आपका लिजर्ड हो गया जिसके ईयर्स आप नहीं देख सकते और जिनकी बॉडी पे हेयर्स भी विजिबल नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो एनिमल्स क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट एनिमल्स के बर्थ के बारे में आपको याद रखनी है। चैप्टर नंबर 3 है आपका अ डे विद नंदू। ठीक है, नंदू यानी कि हाथी के बारे में यहाँ पे बहुत सारी स्टेटमेंट है जिससे क्वेश्चन आपके भर भर के आते हैं, तो इसके बारे में हम बात करेंगे इसमें चैप्टर 3 में। ठीक है, एलिफेंट स्टोरी यानी कि हाथियों के झुंड के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल एंड बेबी एलिफेंट्स। हाथी के झुंड में क्या है, केवल हथीनियाँ और बच्चे ही रहते हैं ज़्यादा करके। ठीक है, कौन होती है, फीमेल होती हैं और बच्चे होते हैं। और जनरली एलिफेंट हर्ड हैव 10 to 12 फीमेल्स एंड यंग वंस। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथीनी और बच्चे होते हैं। कितने होते हैं, 10 से 12 हथीनियाँ और बच्चे होते हैं एक हर्ड में, एक झुंड में। ठीक है, मेल एलिफेंट लिव इन हर्ड टिल दे आर 14 to 15 ईयर ओल्ड। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वो झुंड को छोड़ करके चले जाते हैं। जो मेल एलिफेंट होते हैं वो कितने साल रहते हैं, 14 से 15 साल सिर्फ झुंड के अंदर रहते हैं, उसके बाद में वो अपना चले जाते हैं, झुंड को छोड़ करके अपना इंडिविजुअल रहते हैं, अकेले रहते हैं। ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट टेक डिसीजन इन एन एलिफेंट हर्ड, शी इज़ द लीडर ऑफ अ हर्ड। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथीनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है और वही क्या करती है, सारे डिसीजन लेती है हर्ड के बारे में। हाथी जो होते हैं वो परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो हाथियों के झुंड के बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हाथियों में क्या होते हैं, सिर्फ हथीनियाँ और बच्चे होते हैं, 10 से 12 फीमेल्स होती हैं और यंग वंस होते हैं। 14 से 15 साल तक जो मेल हाथी होते हैं वो रहते हैं, उसके बाद में वो छोड़ करके चले जाते हैं। और जो बुजुर्ग हथीनी होती है वो पूरे झुंड की नेता होती है। ठीक है, उसके बाद में कुछ और स्टेटमेंट है हाथी के बारे में। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच। ठीक है, एलिफेंट जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं करते हैं। दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 आवर्स। ठीक है, एक दिन में
एलिफेंट जो है वो 2 से 4 घंटे सिर्फ सोते हैं, बहुत कम आराम करते हैं। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन वन डे। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। ये स्टेटमेंट्स आपको अच्छे से याद रखनी है। कितनी खा लेता है? 100 किलोग्राम खा लेता है और 2 से 4 घंटे क्या करता है? सोता है सिर्फ। ठीक है। एलिफेंट लव टू प्ले विद मड एंड वाटर बिकॉज द मड कीप्स देयर स्किन कूल। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बेहद पसंद होता है क्योंकि ये उनके शरीर को ठंडक देती है, उनके स्किन को ठंडा रखती है। एलिफेंट फ्लैप देयर बिग ईयर्स टू यूज़ देम एज फैन। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, गर्मी लगने पर वो इन्हें कान को हिलाकर हवा लेता है, उनको फैन की तरह यूज़ करता है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है वो कितना होता है? 200 किलोग्राम के आसपास होता है। याद रखना है आपको, हाथी के बच्चे का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है 3 महीने का। एक और स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, इग्रेट सिट ऑन बफेलो टू ईट इंसेक्ट्स फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो। ये भी इसके बारे में बात है कि जो ये बगुला होता है ये भैंस की पीठ पर क्यों बैठता है? क्योंकि वो इसकी पीठ से जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटे छोटे कीट होते हैं, उनको वो खा लेता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपस में क्या है? सहजीवी हैं जो एक दूसरे को मतलब हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4 द स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता नाम की लड़की की स्टोरी है चैप्टर नंबर 4 में। यहाँ पे क्या है? अमृता लिव इन विलेज खेजड़ी विलेज नियर जोधपुर इन राजस्थान। राजस्थान पे जोधपुर में खेजड़ी विलेज में लड़की जो है वो रहती है अमृता। द पीपल ऑफ दिस एरिया कॉल्ड बिश्नोई। इस एरिया के लोग जो हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं। द प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल। दे प्रोटेक्ट, वो किसको प्रोटेक्ट करते हैं? प्लांट्स को और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। बिश्नोई जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल को हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। और दे यूज टू से, अगर पेड़ हैं तो हम हैं। ठीक है, बिश्नोई जो है वो एनवायरनमेंट के लिए हमेशा एक प्रोटेक्शन देते हैं और हमेशा कहते हैं कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं। ठीक है, खेजड़ी जो है तो यहाँ पर एक खेजड़ी नाम का पेड़ पाया जाता है जिसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। खेजड़ी ट्री जो होता है वो फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। ये क्या होता है? आपका रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है जो खेजड़ी पेड़ होता है। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बिना पानी के आपका ग्रो कर सकता है। बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत इसको नहीं होती है, बहुत कम पानी में ग्रो कर सकता है, इसीलिए ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पानी की कमी होती है। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेडिसिन। इस पेड़ की छाल जो होती है वो दवाई के काम आती है। ठीक है, इट वुड्स आर नॉट अफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। इसकी जो लकड़ियाँ होती है उसके अंदर कभी भी कीड़ा नहीं लगता है। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है खेजड़ी ट्री की। ठीक है, पीपल कुक एंड ईट इट्स बीन्स। पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती हैं। ठीक है, इसकी जो बीन्स होती हैं उसको लोग सब्जी बनाने में काम लेते हैं। पत्तियां जो होती हैं वो हरे जानवर खाते हैं और इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं, यानी कि बहुत ही यूज़फुल ट्री है खेजड़ी ट्री जो है आपका। ठीक है, जो कि बहुत कम पानी में राजस्थान में आपका ग्रो कर जाता है। इसको हम कहते हैं खेजड़ी ट्री। ठीक है, आप जाएंगे जोधपुर वगैरह एरिया में तो आपको बहुत मिलेंगे, पूरे रास्ते में आपको ज़्यादातर करके खिचड़ी मिलती है। ठीक है, तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको खेजड़ी ट्री के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब है आपका चैप्टर नंबर 5 अनीता एंड द हनी बीज। यहाँ पे क्या है? मधुमक्खियों के बारे में एक स्टोरी है। अनीता नाम की लड़की है और उससे पूरी स्टोरी आपकी बनी हुई है। तो अनीता लिव्स इन बोचाहा विलेज इन मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। अनीता कहाँ पर रहती है? बोचाहा विलेज में रहती है, मुजफ्फरपुर के बिहार के मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। अनीता क्या है? एक गर्ल्स स्टार है, यानी कि चमकता सितारा कहते हैं। गर्ल स्टार है क्या चीज़? गर्ल स्टार क्या है आपकी? गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट ऑफ यूनिसेफ which tells extraordinary tale of ordinary girls who have changed their life by going to school। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। ठीक है, ये उन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने स्कूल जाकर के कुछ अपनी ज़िंदगी में बदलाव किया। ठीक है, जो ये इलाके की जिसके बारे में बात की जा रही है इसमें क्या है? आपके लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि मुजफ्फरपुर एरिया जो बिहार के बोचाहा विलेज की अगर आपसे बात की जाए कि किस तरीके के पेड़ वहाँ पर बहुत पाए जाते हैं, तो आपके लीची के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू द लीची फ्लावर। ठीक है, लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं और यही रीज़न है कि यहाँ पे मधुमक्खी पालन जो है वो बहुत अच्छे से लोग करते हैं। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे लीची के पेड़ बहुत होते हैं और मधुमक्खियों को लीची के पेड़ बहुत अच्छे लगते हैं। और लीची के फूल जो होते हैं वो कब खिलते हैं? फरवरी में खिलते हैं। फ से फूल, फ से फरवरी, याद रख लेना। लीची के फूल कब खिलते हैं?
फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हनी बीज लेज देयर एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि मधुमक्खियों के अंडे देने का समय क्या होता है, तो अक्टूबर टू दिसंबर होता है। इसको घुमा करके क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे उपयुक्त समय भी अक्टूबर से दिसंबर को माना जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ मधुमक्खी के छत्ते के बारे में, जो स्टेटमेंट्स आपको एज इट इज़ याद रखनी है, ठीक है। चलिए, एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग। हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, ठीक है। एक क्वीन बी होती है जो कि अंडे देती है। देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन द हाइव, द मेल बी हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत ही कम छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खी होते हैं जो कि कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल काम उनका कोई रोल नहीं होता है, जो नर मधुमक्खी होती है उनका, ठीक है। तो इसका मतलब जो काम नहीं करते वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं ना। आज के टाइम पे जो काम करता है तो वही इंपॉर्टेंट होता है। दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, है ना। तो वही वाली बात है यहाँ पे। मोस्ट ऑफ बीज इन द हाइव आर वर्कर बी। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं। ज़्यादातर जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो काम करने वाली होती हैं छत्ते के अंदर में, मधुमक्खी में, ठीक है। व्हेन one bee find flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bees can know where the nectar is. जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वो एक तरीके का स्पेशल नाच करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि जो रस है वो कहाँ पर है, ठीक है। तो ये भी इनका एक तरीका है मधुमक्खियों का। वर्कर बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर फॉर हनी। काम करने वाली जो मधुमक्खियाँ होती है वो इस शहद से, इस रस से शहद बनाती है, और छत्ता बनाने का काम भी कौन करती है, यही करती है जो वर्कर बीज होती हैं आपकी, ठीक है। 12 किलोग्राम हनी इज़ कलेक्टेड फ्रॉम वन बॉक्स। जो अनीता काम करती है और जो इस चैप्टर में मेंशन है वो ये है कि मधुमक्खी के एक बक्से में 12 किलो शहद जो है वो प्राप्त हो जाता है। तो आपको जब आप एनसीईआरटी की बात करते हैं ना, जब एनसीईआरटी से पेपर बनता है तो आपको हमेशा याद रखना है, एनसीईआरटी में अगर दिन को रात कहा गया तो आपको दिन को रात कहना है पेपर में, अगर आपको नंबर चाहिए तो। क्योंकि एनसीईआरटी में जो भी स्टेटमेंट गिवन है वो आपको एज इट इज़ आपको पेपर में लिखनी होती है। वो एक ऑथेंटिक सोर्स होता है आपके पास में कि एनसीईआरटी में ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो आपको उसी के साथ जाना होता है। इसके अलावा एक बात और यहाँ पे है कि हनी बीज जो जिस तरीके से एक झुंड में रहती हैं, उसी तरीके से आपकी चींटियाँ, दीमक और ततैया, एंट्स, टर्माइट और वास्प जो होते हैं वो भी आपके एक कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, झुंड में रहना पसंद करते हैं। ये भी हनी बीज की तरह ही रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ में आया कि कुछ नहीं आया, आप लोगों को कुछ याद कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बी हाइव्स। अब देखो, जब मैं मधुमक्खियों के बारे में बता रही थी तो जो बच्चे पहली बार सीटेट देने जा रहे होंगे वो ये सोच रहे होंगे, मैडम क्या आप मधुमक्खियों के बारे में बताने लग गए हो, हम यहाँ सीटेट पास करने आए हैं, आप मक्खियों के बारे में पढ़ा रहे हो, है ना। तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपका सीटेट में। यहाँ पे क्या है, मधुमक्खियों के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, आपसे पूछिए कौन सी सही नहीं है। इसका मतलब 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एक सही नहीं है। चलिए देखते हैं। एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग। बिल्कुल ठीक बात है, हमने अभी भी पढ़ा, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। बात तो ठीक है ये तो। मेल बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स। जो नर मक्खियाँ होती है छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अच्छा जी, मोस्ट ऑफ द बी इन द हाइव आर वर्कर बी। ये भी ठीक है, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द बी। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये बात भी ठीक है। बट जैसा कि मैंने आपको समझाया, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे वाली बात है। मेल बीज जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है छत्ते के लिए, क्योंकि वो कुछ काम धाम नहीं करते हैं। तो नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है और हमसे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये आपका सेकेंड नंबर आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं एनसीईआरटी से, जिनको आपको ध्यान से पढ़ना और सुनना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्ट डज नॉट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी लाइक हनी बीज। अभी अभी हमने पढ़ा, हनी बीज की तरह कुछ और ऐसी कीट होती हैं जो मधुमक्खियों की तरह कॉलोनी में नहीं रहती हैं, ये पूछा है। यानी 3 ऐसे हैं जो रहते हैं, एक है जो नहीं रहती है। हमने चींटी के बारे में पढ़ा था, एंट के बारे में पढ़ा था कि एंट रहती है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके अलावा टर्माइट यानी दीमक जो है, आपने कभी अगर दीमक देखी हो
तो दीमक भी क्या है, बिल्कुल एक झुंड में रहती है आपकी, कभी एक दीमक निकली हुई नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। इसी तरीके से जो ततैया होते हैं वो भी, उनका भी एक क्या होते हैं, एक कॉलोनी होती है, उनका भी एक छत्ता होता है जिसके अंदर वो रहते हैं। लेकिन मकड़ी जो है वो कोई कॉलोनी में नहीं रहती है, वो इंडिविजुअली अपना कहीं कहीं पे वो जो जाले बनाते हैं घर में वो बनाते हैं आपका, ठीक है। तो मकड़ी जो है इसका आंसर रहेगा आपका, क्या रहेगा, जो हमने पूछा जो कॉलोनी में नहीं रहती है, तो इसका आंसर क्या रहेगा, स्पाइडर है जो कॉलोनी में नहीं रहता है, ठीक है। चलिए, ये अनीता की स्टोरी जिसके बारे में बात कर रही थी अभी, अनीता जो हनी बीज के बारे में, ये इस तरीके से, ये एक बॉक्स है जिससे 12 किलो शहद निकलता है और ये वो गर्ल स्टार लड़की है अनीता, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6, ओमानाज जर्नी। ओमाना की जर्नी के बारे में यहाँ पे बात की गई है। यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है जो दी गई है आपके एनसीईआरटी में। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाद, ये तीनों आपके कहाँ हैं, गुजरात में है, ठीक है। गांधीधाम, अहमदाबाद और वलसाद आर इन गुजरात। कोझिकोड जो है वो आपका केरला में है। फूड ऑफ गुजरात इज़ ढोकला विद चटनी, लेमन राइस एंड मिठाई, ठीक है। ये आपका गुजरात का फूड है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्या है आपका, चैप्टर नंबर 7 पे आ जाते हैं। 6 में बस वो 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ खास मतलब मैटर नहीं मिलेगा जिसमें से निकालने के लिए, ठीक है। तो 7 नंबर चैप्टर है आपका, द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ अ टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपकी, स्टार लगा लेना, कई बार पूछा गया है आपसे। गोवा से केरल तक के रास्ते में, ठीक है, रेल के रास्ते में 92 आपकी सुरंगें आती है और 2000 आपके क्या आते हैं, पुल आते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको बदल के दे देंगे, 2500 ब्रिज आते हैं और 100 सुरंगें आती है और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना होगा, ठीक है। चलिए, मडगांव कहाँ पे है आपका, अगर पूछा जाए तो मडगांव कहाँ पे है आपका, गोवा में है। कोटियाम आपका कहाँ पे है, तो आपका केरला में है, के से कोटियाम, के से केरला, याद रख लेना क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो कई बार याद नहीं भी रहती हैं, तो इस तरीके से याद रख लेना। मदर्स मदर इज कॉल्ड अम्मू अम्मा इन मलयालम। मलयालम भाषा में जो माँ की माँ होती है उसको अम्मू माँ कहा जाता है और जो मदर की एल्डर सिस्टर होती है यानी माँ की बड़ी बहन होती है उसको वल्ली अम्मा कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, मलयालम भाषा में माँ की माँ को अम्मू माँ और माँ की बड़ी बहन को वल्ली अम्मा कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस हैं और कुछ स्टेट्स की लैंग्वेजेस है जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि मलयालम आपकी केरला की हो गई, कोंकणी आपकी गोवा की हो गई, मराठी आपकी महाराष्ट्र की हो गई और कन्नड़ आपकी कर्नाटका की हो गई, ठीक है। ये लैंग्वेजेस आपको स्टेट के साथ में रिलेट करके याद रखनी है। चैप्टर नंबर 8 और 9 में आपके कोई भी खास जो है वो जो है आपके नहीं बनते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं कहीं से भी। चलिए, अब हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 9 में यहाँ पे रीचिंग, इसमें से ये 8 में से है रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस। जब ओमाना अपने ग्रैंड मदर के घर में पहुँच जाती है तब कुछ चीज़ें हैं उसमें स्टेटमेंट्स हैं जो आपको याद रखनी है। ओमाना ट्रेवल फ्रॉम अहमदाबाद टू कोटियाम बाय नगर कोयल एक्सप्रेस, ठीक है। वो अहमदाबाद से कोटियाम कैसे आई, नगर कोयल एक्सप्रेस के थ्रू आई थी, ठीक है। इन केरला फेरी एंड अदर काइंड ऑफ बोट्स आर कॉमनली यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। केरल में पानी में इधर से उधर जाने के लिए फेरी का इस्तेमाल किया जाता है। फेरी क्या है आपकी, एक तरीके की लकड़ी की बोट है, ठीक है, याद रखना है आपको। ट्रेन टुक 6 आवर्स टू रीच कोटियाम फ्रॉम कोझिकोडे। कोटियाम से कोझिकोडे पहुंचने में ट्रेन से 6 घंटे लगते हैं, ये आपका एनसीईआरटी में गिवन है। और एक चीज़ और गिवन है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन ओवर वाइल्ड रूट फ्रॉम गांधीधाम से नगर कोयल का जो डिस्टेंस है वो आपका एनसीईआरटी में 2649 किलोमीटर दिया गया है। 2649 किलोमीटर्स आपको याद रखना है, गांधीधाम से नगर कोयल का डिस्टेंस है ये आपका, ठीक है। चलिए, चैप्टर नंबर 10 है आपका हुतुतु, जो कि कबड्डी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे ज्वाला, लीला और हीरा आर 3 सिस्टर्स, ऑल 3 आर कबड्डी प्लेयर। ज्वाला, लीला और हीरा जो है 3 सिस्टर्स जो कि कबड्डी प्लेयर हैं। और कबड्डी के बारे में कुछ चीज़ें और आपको याद रखनी है जो पूछ लिया जाता है कि कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं ईच टीम में आपके। गेम ऑफ कबड्डी इज प्लेयर्ड और 40 मिनट विद अ 5 मिनट ब्रेक। 40 मिनट का गेम होता है, 5 मिनट का बीच में ब्रेक होता है। कबड्डी इज नॉन एज छेडुडुडू इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये अलग अलग नाम से कबड्डी को, जो आप वहाँ पे वो साउंड देते हैं ना, जैसे हुत तू तू बोलते हैं वो कबड्डी खेलते खेलते, तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस होता है। छेडुडुडू कहते हैं आंध्र प्रदेश में, हुत तू कहते हैं आपके वेस्टर्न में, और उसके बाद में ये क्या है, ये छाड़ू कूडू कहते हैं साउथ इंडिया में, हाडू कहते हैं ईस्टर्न इंडिया में, और कबड्डी कहते हैं पंजाब में। तो ये याद रख लेना आप लोग, थोड़ा सा मोटा मोटा पूछ लिया जाता है कई बार अगर आपसे। एक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी का आपका।
कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है आपकी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, स्टार लगा के रख लेना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट दी जाती है आपको कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में और आपको चूज करना होता है कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, शी इज़ अ वेट लिफ्टर, शी लिव्स इन आंध्र प्रदेश। कर्णम मल्लेश्वरी क्या है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, वेट लिफ्टिंग का इनका जो वो है आपका, ठीक है। हर फादर इज अ पुलिस कांस्टेबल, इसके फादर कौन है, इनके जो फादर हैं वो पिताजी जो हैं वो क्या है, पुलिस में हवलदार हैं। शी स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड, इन्होंने वेट लिफ्टिंग कब स्टार्ट किया, जब ये 12 साल की थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। वेट लिफ्टर है, आंध्र प्रदेश में रहती हैं कर्णम मल्लेश्वरी, इनके पिताजी हवलदार हैं और ये 12 साल की एज से वेट लिफ्टिंग इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, कहानी की तरह याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगा। नाउ शी कैन लिफ्ट अ वेट ऑफ 130 किलोग्राम, अब वो 103 किलोग्राम तक का वजन जो है वो उठा लेती हैं, सॉरी 130 किलोग्राम तक का वजन जो है वो उठा लेती हैं। कर्णम मल्लेश्वरी हैज़ वॉन 29 मेडल्स इन एन इंटरनेशनल लेवल, भारत के बाहर कर्णम मल्लेश्वरी ने 29 मेडल जो है वो जीते हैं। ठीक है, याद रहेगा। इनकी जो बाकी 4 सिस्टर्स हैं वो भी वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस करती हैं। चलिए अब कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल या फिर सूर्यमणि या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो अभी हमने पढ़ा कौन है आपका, कर्णम मल्लेश्वरी, डी 4th नंबर। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स, एलिफेंट के बारे में कुछ स्टेटमेंट आपको गिवन है। ठीक है, और उसमें से पूछा गया कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं ईवीएस में। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए आपका क्या है, एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप 2 to 4 आवर्स ओनली इन अ डे। बात तो बिल्कुल ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ठीक है बिल्कुल। एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 किलोग्राम ऑफ लीव्स एंड ट्विग्स इन अ डे। कुछ याद आ रहा है, कितना किलोग्राम बताया था मैंने। ठीक है, इस पे विचार करना थोड़ा सा ज़रा। दे लव टू प्ले विद मड एंड वाटर, द मड कीप्स देयर स्किन कूल। बिल्कुल ठीक बात है, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना पसंद आता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। इन एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइड एवरीथिंग, किसी भी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथिनी ही सारे फैसले लेती है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि वो हर्ड की नेता होती है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ है कि यहाँ पे बोला है 200 किलोग्राम से भी ज़्यादा खा लेता है एक बड़ा हाथी, लेकिन हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम तक जो है पत्तियाँ खा लेता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ए, सी और डी तीनों स्टेटमेंट आपका सी, डी और ठीक है आपका, इसका मतलब ए, सी और डी, यानी आपका 3rd नंबर वाला आंसर रहने वाला है यहाँ पे। इसीलिए मैं कह रही हूँ एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस की है उनके नोट्स ज़रूर बनाना, ये मैं आपकी भलाई के लिए कह रही हूँ। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द हनी बीज एंड बी हाइव्स। देखिए अब यहाँ पे क्या है, मधुमक्खियों के छत्तों के विषय में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। इसका मतलब 3 सही है, 1 गलत है इनमें से। ठीक है, एवरी बी हाइव हैज़ 1 क्वीन बी दैट लेज एग, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। ठीक बात है, अच्छा ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई बात नहीं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, ये भी ठीक है, और छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये भी ठीक है। बट नर मक्खियाँ छत्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, ये गलत है, क्योंकि नर मक्खियाँ कोई काम धाम नहीं करती हैं, तो वो एज सच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका क्वेश्चन है लास्ट वाले वीडियो से जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो ये मैंने इसलिए डाला है कि देखते हैं कुछ याद है या फिर साफ हो गया पीछे पीछे। तो जो फर्स्ट वीडियो मैंने डाली थी एनसीईआरटी की क्लास 3rd की, ये क्वेश्चन वहाँ से है आपका, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसमें डाला है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट आपका जो कॉलम है उसके अंदर आपको क्या दे रखे हैं, सिटी और स्टेट्स दे रखे हैं, और दूसरे कॉलम में आपको दे रखे हैं उनके जो मोस्ट फेवरेट खाना है वहाँ का। ठीक है, तो अगर आपको याद हो तो हांगकांग में हमने डिस्कस किया था लिंग हु फैन नाम की डिश होती है जो सांप से बनती है। मैंने याद करने का तरीका बताया था, फैन और फन से याद कर लेना, सांप का फन। ठीक है, कुक्ड स्नेक, यानी कि ए का क्या होगा, 5th वाला होगा। ठीक है, बी क्या है, केरला, केरला में क्या था, बॉइल्ड टेपियोका विद एनी करी, बॉइल्ड टेपियोका आपका केरला के लिए हो गया, तो बी का हो गया आपका 1st। और इस तरीके से चेक करते रहना, कई बार होगा आपको 2 से ही पता चल जाएगा। देखो ए का 5th और बी का 1st, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2nd ऑप्शन में है, तो यही हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, बाकी आप आराम से मैच करेंगे सारा तो आपका मैच हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से आपका टाइम बचेगा। जब भी एक ऑप्शन आपको पूरा कंफर्म हो, आप 2 में ना, और
बाकियों में वो ऑप्शन नहीं है तो वहाँ आराम से आप उसके साथ में जा सकते हो। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, सेकेंड वाला रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में सारी स्टेटमेंट्स पर विचार करने हैं कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए। शी इज़ अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम, बिल्कुल ठीक बात है। कर्णम मल्लेश्वरी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भारोत्तोलक है, बात तो बिल्कुल ठीक है आपकी। शी इज़ फ्रॉम कर्नाटका, क्या वो कर्नाटका से है, देखते हैं चलो। शी हैज़ मैनी रिकॉर्ड टू हर क्रेडिट, शी कुड लिफ्ट वेट अप टू 130 किलोग्राम, बिल्कुल ठीक बात है ये भी कि वो 130 किलोग्राम के बराबर भार उठा लेती है। शी स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट व्हेन शी वाज 12 ईयर ओल्ड, जब वो 12 साल की थी तब उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तीनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि वो कहाँ से बिलोंग करती है, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से बिलोंग वो नहीं करती है। तो यहाँ भी आपका आंसर ए सी डी वाला रहेगा, यानी कि फर्स्ट वाला ही आपका आंसर रहेगा, ए सी और डी वाला। चलिए नेक्स्ट है आपका एन इग्रेट सिट्स ऑन बफेलो बिकॉज, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि, द इग्रेट सिट ऑन बफेलो फॉर फन, कि वो मनोरंजन के लिए बैठता है। द बफेलो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द इग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो भैंस जो है बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करती है। अच्छा जी। द इग्रेट वांट टू स्केयर द बफेलो, कि बगुला जो है भैंस को डराना चाहता है, या फिर द इग्रेट एंड द बफेलो हैव सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी कि बगुला और भैंस जो है वो सहजीवी है, क्योंकि बगुला जो है वो भैंस की स्किन पे जो भी छोटे छोटे कीट होते हैं उनको वो खा जाता है, जिससे भैंस को रिलीफ मिलता है और बगुले का पेट भर जाता है। तो इसका मतलब वो क्या है, सहजीवी है आपके। ठीक है, फोर्थ नंबर आपका आंसर रहेगा। चलिए, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे आपके जो इस डिस्कशन से रिलेटेड थे। तो आपको अगर डिस्कशन पसंद आया हो तो ज़रूर आप वीडियो को लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर ज़रूर करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। sumi.bishnoi.29 मेरा यूज़र नेम है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टोटली आपकी मर्ज़ी है, करना चाहें तो आप, और वो छोड़िए आप उसको तो ठीक है, करें ना करें, लेकिन टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्या है वीडियो से रिलेटेड मैं अपडेट देती रहती हूँ, कोई इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं वहाँ डाल देती हूँ। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।